हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को कवर किया था एंड आई होप कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 4। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का हमारा टाइटल है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि कैसे जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने अपने रूल को एक्सपैंड किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बच्चों, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वाज कांस्टेंट टसल बिटवीन द कंपनी एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो बच्चों, जब फॉर्मेशन हुआ किसका, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो हमें एक क्या देखने को मिला, एक कांस्टेंट टसल देखने को मिला। किसके बीच में, कंपनी के बीच में और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में। नाउ जो कंपनी थी, कंपनी वाज ईगर टू हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि वो परमानेंटली क्या हो जाए, एस्टैब्लिश हो जाए। बट जो पार्लियामेंट थी बच्चों, वो विल नहीं चाहती थी, वो चाहती ही नहीं थी कि उनको ये चीज अपॉर्चुनिटी मिले। सो विलिंग टू रिप्लेनिश द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट द कंपनीज प्रॉफिट बाय अलाउइंग इट्स ग्रेटर ऑटोनॉमी। नाउ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दे बिकम द सिंगल लार्जेस्ट ब्रिटिश प्लेयर इन द ग्लोबल मार्केट। और धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या बनती चली गई बच्चों, वो सिंगल ब्रिटिश प्लेयर बनती चली गई इन दी ग्लोबल मार्केट। इन 1773 जो कंपनी है बच्चों, उसने अज्यूम किया द मोनोपोली ऑफ ओपियम ट्रेड इन बंगाल। मतलब कि क्या हो गया बच्चों, हमें मोनोपोली देखने को मिली, वो भी किस चीज के ट्रेड का बच्चों, ओपियम का ट्रेड का, जो कि बंगाल में हमें देखने को मिला। टिल देन जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश का, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था इंडियन टेरिटरीज को एंड इट वाज एंटायरली इन दी हैंड ऑफ कंपनी। और पूरी की पूरी चीजें किसके हाथ में आ चुकी थी, कंपनी के हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था सारे इंडियन टेरिटरीज को। नाउ द ब्रिटिश पार्लियामेंट रियलाइज दैट द कंपनी इंटरेस्ट इन इंडिया वर नो लॉन्गर मेयरली कमर्शियल। तो बच्चों, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, उनको धीरे धीरे ये पता चल चुका था कि जो कंपनी है उसका इंटरेस्ट सिर्फ कमर्शियल नहीं है, बल्कि वो क्या करना चाहते हैं, वो वहां पे पॉलिटिकल और टेरिस्ट्रियल पावर को भी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी एंड इलीगल एक्टिविटीज ऑफ द ऑफिशियल, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोमुलेटेड द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। तो बच्चों, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज कंपनी कर रही थी, जितना भी क्या था, इन्फ्लुएंस था जो कि ग्रो होता जा रहा था, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ब्रिटिश ने एक एक्ट लगाया और उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। नाउ अकॉर्डिंग टू द एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बच्चों, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जो वॉरेन थे उनको पहला गवर्नर बना दिया गया, कहाँ का, बंगाल का। एंड मेजर चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बोथ इन इंग्लैंड इन इंडिया। एंड बहुत सारे ऐसे हमें चेंजेस देखने को मिले जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, इंग्लैंड और इंडिया दोनों ही जगह। द कंपनी हैड टू सबमिट टू क्लोज सुपरविजन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और बच्चों, जो कंपनी है उसको बहुत ही क्लोजली सुपरवाइज किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एंड टू पीरियोडिकल इंजरीज बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एज वेल। नाउ जो गवर्नर्स थे कंपनी कमर्शियल सेटलमेंट्स के, दे बिकम द गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। तो बच्चों, वो क्या बनते चले गए, वो गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस बनते चले गए। ऑल्दो द ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यूड टू ट्रेड, लेकिन फिर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ट्रेड करना जारी रखा एंड मेनी ऑफ इट्स ऑफिशियल बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर इन द न्यू ब्रिटिश रेजिमीज। और बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स थे कंपनी के जो कि एडमिनिस्ट्रेटर बनते चले गए इन द न्यू ब्रिटिश रेजिमीज। नाउ ह्यूज आर्मी वाज क्रिएटेड, बहुत बड़ी आर्मी को क्रिएट कर दिया गया टू डिफेंड द कंपनी टेरिटरीज। तो कंपनी के टेरिटरी को बचाने के लिए बहुत सारी आर्मी को क्रिएट कर दिया गया टू कॉन्सर्ट द नेबरिंग इंडियन स्टेट्स एंड टू क्रश एनी पॉलिटिकल इंटरनल रेजिस्टेंस। ताकि क्या हो पाए बच्चों, ताकि जितनी भी क्या हो रही है पॉलिटिकल इंटरनल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है, उनको क्रश वो लोग कर पाए। नाउ जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने अबॉलिश कर दिया था ड्यूअल सिस्टम को एंड उन्होंने क्या किया था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। बट इन द मीन टाइम द मराठास एमर्ज एज अ फॉर्मिडेबल पावर इन द नॉर्थ। लेकिन उस टाइम पे जो मराठास है वो काफी ज्यादा पावर में एमर्ज हो रहे थे नॉर्थ की तरफ। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, द लेजेंडरी रूलर्स ऑफ मैसूर, ऑल्सो गेव अ टफ टाइम टू द ब्रिटिश फोर्सेज। और उसके अलावा, मराठा के अलावा हैदर अली, टीपू सुल्तान, उन्होंने भी बहुत ही टफ टाइम दिया बच्चों किसको, ब्रिटिश फोर्सेस को। एंड हैविंग साइडेड विद द फ्रेंच ड्यूरिंग द वॉर, द रूलर्स ऑफ मैसूर कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द कंपनी। और बच्चों, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो भी रूलर्स थे मैसूर के, उन्होंने अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा अगेंस्ट द कंपनी विद द फोर एंग्लो मैसूर वॉर।
Now coming to annexations of the Mysore. So बच्चों Mysore has maintained its independence ever since the end of Vijayanagar Empire. तो बच्चों जिस टाइम पे विजयनगर एम्पायर का एंड हुआ था उसके बाद से ही मैसूर ने मेंटेन करके रखा हुआ था इंडिपेंडेंस को, एंड लेटर ऑन इट एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स, और बाद में जो हमारा क्या था अथॉरिटी ऑफ मुगल्स था उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। एट द टाइम ऑफ नादिर शाह इन्वेजन, जिस टाइम पे नादिर शाह ने क्या किया था इन्वेड किया था मैसूर में, मैसूर ट्राइड टू असर्ट इट इंडिपेंडेंस, तो मैसूर ने काफी ज्यादा ट्राई किया कि वो अपने इंडिपेंडेंस को ले पाए। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द किंग ऑफ मैसूर विच इज चिक्का कृष्णराज वाज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ टू मिनिस्टर्स। तो बच्चों उस टाइम पे जो किंग थे मैसूर के वो क्या थे, वो एक पपेट की तरह थे, और वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, वो दो मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। ड्यूरिंग दी later part of his rule, Hyder Ali, an iconic personality, rose to prominence from the ranks of an army captain. तो बच्चों बाद में हमें क्या देखने को मिला कि लेटर पार्ट ऑफ हिज रूल में जो हैदर अली था जो कि एक आइकॉनिक पर्सनालिटी हुआ करता था, उसने क्या किया, उसने रोज किया, राइज किया अपने प्रोमिनेंस को फ्रॉम द रैंक ऑफ एन आर्मी कैप्टन। नाउ द मराठास, ब्रिटिश एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद वो बहुत ज्यादा जेलस हो चुके थे हैदर अली के ग्रोइंग पावर से। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है हैदर अली एंड द ब्रिटिश की। फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने अलायंस बनाया मराठा के साथ एंड निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ ताकि वो क्रश कर पाए हैदर अली के पावर को। अ सीरीज ऑफ वॉर्स हमें देखने को मिली जो कि मैसूर में लड़ी गई, एंड द कंपनी, यहाँ पे भी हमें वॉर्स देखने को मिली। ओवर द स्पैन ऑफ 32 ईयर्स ये जो वॉर्स हैं वो चलती रही। Now coming to India between 1772 till 1785. So बच्चों during 1772 till 1785 जो टेरिटरी था ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें इंक्लूड हो गए थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द नॉर्दर्न सरकार्स एंड द पोर्ट ऑफ सियाटल एंड द हार्बर ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड अदर माइनर पोर्ट्स। तो ये सारे ही पोर्ट्स क्या हो चुके थे, इंक्लूड हो चुके थे कहाँ पे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। नाउ द मुगल टेरिटरी जिसमें इंक्लूड है आपके दिल्ली एंड अदर सराउंडिंग areas, the autonomous territory of the Awadh was bound in an offensive defensive alliances with the East India Company से 1765। और हमें क्या देखने को मिला कि जो भी क्या था ऑटोनोमस टेरिटरी था किसका बच्चों, अवध का, वो बाउंड था एक बहुत ही ऑफेंसिव अलायंसेस के साथ विद द ईस्ट इंडिया कंपनी सिंस 1765। नाउ जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है इट वाज अंडर द सिख क्लैंस एंड वो कंट्रोल करते थे उस रीजन को अराउंड दी सतलुज, एंड नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब, मुल्तान, सिंध, कश्मीर वर अंडर द रूल ऑफ मुस्लिम चीफ्स। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि ये जो सारे प्लेसेस थे वो किसके अंडर चल रहे थे, वो चल रहे थे मुस्लिम चीफ्स के अंदर। द मराठास डोमिनेटेड द वेस्टर्न इंडिया, मराठा ने भी डोमिनेट किया था वेस्टर्न इंडिया को, एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद एंड द लैंड फ्रॉम गुजरात टू कथक। हमें क्या देखने को मिला कि मराठा बहुत अच्छी तरीके से इन जगहों को रूल कर रहे थे। द निजाम ऑफ हैदराबाद उन्होंने रूल किया दक्कन में, एंड हैदर अली उसने रूल किया मैसूर में, तंजौर में, उसके अलावा ट्रावनकोर में। दे वर आल्सो अंडर दी हिंदू रूलर्स। तो बच्चों ये सारी जगह पे अलग अलग लोग क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो अब आता है हमारा कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है वो कब स्टार्ट हुआ और उसमें क्या हुआ। सो बच्चों 1767 से लेके 1769 तक हमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिला। जो हैदर अली था वो बहुत ही ब्रेव और डिप्लोमेटिक रूलर हुआ करता था, एंड इन 1767 व्हेन द अलायंस फोर्सेस वेज्ड वॉर अगेंस्ट हिम। तो बच्चों जो अलायंस फोर्सेस थे, जो बहुत सारे क्या मिल गए थे, राजा लोग मिल गए थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो हैदर अली के अगेंस्ट वॉर रचने का सोच रहे थे। सो ही डिसाइडेड टू बीट द ब्रिटिश मेकिंग पीस विद द मराठास। तो बच्चों उसने डिसाइड किया कि वो बीट करेगा किसको, ब्रिटिश मेकिंग पीस विद द मराठास। जो भी ब्रिटिश क्या कर रहे थे, पीस को बनाने की कोशिश कर रहे थे मराठास के साथ, एंड अलरिंग कर रहे थे जो निजाम को विद द टेरिटोरियल गेन्स, एंड टुगेदर विद द निजाम अटैक द एयरकोट। नाउ उसका जो सन था जिसका नाम क्या था बच्चों, टीपू सुल्तान, ही Besides Madras, and the fight continued for a year, और जो फाइट है वो एक साल तक हमें देखने को मिली, and a year of half. Now the British suffered heavy loss, जिसकी वजह से ब्रिटिश है उसको बहुत ज्यादा लॉस देखने को भी मिला। नाउ जो ब्रिटिश है उसने आगे से ही अपील किया पीस के लिए, एंड ट्रीटी को साइन किया गया इन 1769 इन मद्रास, एंड बोथ द पार्टीज एग्रीड टू रिटर्न द एरियाज वोन बाय ईच अदर। और दोनों ही पार्टी ने बोला कि जो भी हमने एरिया गेन किया है वॉर के दौरान हम एक दूसरे को वो वापस कर देंगे। सो हैदर अली एक्सट्रैक्टेड अ प्रॉमिस फ्रॉम द ब्रिटिश। तो हैदर अली ने ब्रिटिश से प्रॉमिस लिया टू कम टू हिज एड इफ ही वाज अटैक्टेड बाय
बाय मराठास एंड थर्ड पार्टी। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जो हैदर अली है उसने ब्रिटिश से प्रॉमिस लिया कि अगर वो मराठास उन पे अटैक करते हैं तो वो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, और जो थर्ड पार्टी है या फिर अगर कोई भी अटैक करता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सिक्योर करना पड़ेगा, उनको बचाना पड़ेगा। द किंगडम ऑफ मैसूर गेन्ड अ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। और जो बच्चों जो किंगडम था मैसूर का, उसने क्या कर लिया था, उसने गेन कर लिया था बहुत ही लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड को टू द नॉर्थ आफ्टर दिस वॉर। सो दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। देन आया बच्चों सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि लड़ा गया था 1779 टिल 1784। सो इन 1771 ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट द मराठास, जो हैदर अली है ही वाज टेस्टेड द लॉयल्टी ऑफ ब्रिटिश। वो क्या कर रहा था, वो ब्रिटिश की जो लॉयल्टी थी, क्योंकि उन्होंने पहले ट्रीटी साइन कर लिया था, प्रोमिसेस ले लिए थे कि बचाएंगे एक दूसरे को, तो वो क्या करना चाहता था, वो लॉयल्टी को चेक करना चाहता था कि वेदर द ब्रिटिश इज लॉयल और नॉट। बट नाउ हैदर अली डिसाइडेड टू टेक रिवेंज अगेंस्ट देम। लेकिन हैदर अली ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो रिवेंज लेगा उनके अगेंस्ट, एंड ही गॉट द अपॉर्चुनिटी व्हेन द ग्लोबल लेवल व्हिच इज द एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्टेड इन 1778। तो बच्चों जब 1778 में हमारा एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट हुआ एंड द ब्रिटिश रिजॉल्व द ड्राइव द फ्रेंच आउट ऑफ इंडिया, they captured Mahe, which is a French port on the western coast in 1779। तो बच्चों उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने फ्रेंच का जो पोर्ट था उसको कैप्चर कर लिया with due its proximity to मैसूर, और उसकी काफी ज्यादा क्या देखने को मिली, प्रॉक्सिमिटी देखने को मिली मैसूर के साथ। Infuriated Hyder Ali, he attacked Carnatic and reached कांजीवरम। उसने क्या किया बच्चों, कार्नेटिक पे अटैक किया और वो कांजीवरम तक पहुंच गया। Only 55 miles from the Madras unopposed, right? So the incapacity of the British soldiers and officer resulted in the total destructions of the British force in September 1780। लेकिन जो ब्रिटिश थे उनके पास इतनी ज्यादा फोर्स नहीं थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रक्शंस देखने को मिला ब्रिटिश फोर्स का। और कब देखने को मिला, सितंबर 1780 में। बट हैदर अली फेल इल, लेकिन हैदर अली उसके बाद बीमार पड़ गया एंड उसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई कब बच्चों, 1782 में। एंड उसका जो बेटा है टीपू सुल्तान, उसने कंटिन्यू रखा है इस वॉर को। इट वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। उसके बाद इस वॉर को एंड किया गया एक ट्रीटी को साइन करके, जिसको हम ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नाम से भी जानते हैं। एंड जो गवर्नर है मद्रास के, उन्होंने ऑफर किया पीस को एंड साइन किया ट्रीटी को ऑफ मैंगलोर इन 1784। अकॉर्डिंग टू इट दोनों ही पार्टीज ने क्या किया बच्चों, जो भी वॉर के टाइम पे क्या जीते थे, अपने टेरिटरीज जीते थे एक दूसरे के, उनको वापस कर दिया, एक्सचेंज कर लिया। एंड ट्रीटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जितने भी ट्रीटी को साइन किया गया है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, सोर्स की तरह है। एंड वो हमें देखने में भी हेल्प करता है कि प्रीवियस हिस्ट्री में क्या हुआ था, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया गया था और किस तरीके से उन्होंने पीस को स्टैब्लिश किया था। इट वॉज द लास्ट ओकेजन व्हेन एन इंडियन पावर dictated terms of British. Now Warren Hastings called it a humiliating pacification। तो बच्चों ये लास्ट ओकेशन था जहाँ पे जो इंडियन पावर है उसने डिक्टेट किया था टर्म्स टू द ब्रिटिश। एंड जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने इसको ह्यूमिलेटिंग पैसिफिकेशन का नाम भी दिया था। द क्रेडिट फॉर दिस ट्रीटी इट गोज टू द टीपू सुल्तान। तो जितना भी ट्रीटी का क्रेडिट है वो टीपू सुल्तान को जाता है। एंड द ब्रिटिश डिड नॉट रिकनसाइल देमसेल्व्स टू इट्स ह्यूमिलेटिंग एंड वर्कड हार्ड देयर आफ्टर टू सबवर्ट टीपूज पावर। उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया बच्चों, ब्रिटिश ने और ज्यादा मेहनत करी ताकि वो क्या कर पाए, जितना भी पावर है टीपू सुल्तान का उसको क्या कर पाए, कम कर पाए। सो दैट इज ऑल अबाउट सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। देन वी हैव थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि लड़ा गया था 1789 में टिल 1792। तो बच्चों इसमें क्या हुआ था, इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे दे वर द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो बच्चों जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो गवर्नर हुआ करते थे ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। एंड ही वाज इंस्ट्रक्टेड टू रिफ्रेन फ्रॉम वॉर्स एंड फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बच्चों उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो रिफ्रेन हो जाए वॉर से एंड एक पॉलिसी को फॉलो करे जो कि थी नॉन इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, विच मीन्स कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगी। बट टीपू सुल्तान वाज कीन ऑन एक्सटेंडिंग हिज टेरिटरी बाय अग्रेशन। लेकिन जो टीपू सुल्तान था उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रखा था और उसको क्या करना था, उसको अपनी टेरिटरीज को और ज्यादा एक्सपैंड करना था। सो इन 1789 जो टीपू है उसने सुल्तान ने अटैक किया बच्चों कहाँ पे, ट्रैवनकोर में एंड एलाई ऑफ द ब्रिटिश। नाउ जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश फोर्स अ ट्रिपल अलायंस विद द निजाम एंड मराठास। तो ब्रिटिश ने क्या किया, अलायंसेस को बनाया निजाम और मराठास के साथ। द वॉर लास्टेड फॉर 2 years। जो वॉर है वो पूरे 2 साल तक चली। बट ब्रिटिश मेजर जनरल
Meadows could not suppress टीपू सुल्तान, लेकिन जो ब्रिटिश जनरल थे वो टीपू सुल्तान को सप्रेस नहीं कर पाए. In 1791 कॉर्नवालिस हिमसेल्फ टुक ओवर द कमांड. तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश जनरल हुआ करते थे उन्होंने कमांड ले ली ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैप्चर किया बैंगलोर को एंड उन्होंने अप्रोच किया सेरिंगापट्टनम की तरफ. नाउ इन द बिगिनिंग टीपू डिफेंडेड हिज कैपिटल वेल. शुरुआत में तो टीपू बहुत अच्छे से अपने कैपिटल को डिफेंड कर रहा था एंड फोर्स्ड कॉर्नवालिस टू रिट्रीट. बट इन 1792 हमें क्या देखने को मिला, हमें डिफीट देखने को मिला मैसूर का. टीपू वॉज फोर्स्ड टू साइन द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम. तो बच्चों उसको क्या करना पड़ा, उसको बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी को साइन करना पड़ा इन मार्च 1792. दिस टाइम द ब्रिटिश डिक्टेट देयर टर्म्स. और इस टाइम पे जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने टर्म्स को आगे रखा एंड टीपू सुल्तान हैड टू सरेंडर. और बच्चों टीपू को क्या करना पड़ा, टीपू को सरेंडर करना पड़ा नियरली हाफ ऑफ मैसूर टेरिटरीज, मतलब कि आधे से ज्यादा मैसूर टेरिटरीज को उसको ब्रिटिश को देना पड़ा and pay a huge war indemnity while his two sons were taken hostage. और उसको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा, और उसके जो दोनों बेटे थे उसको भी एज अ हॉस्टेज रख लिया गया. So that is all about your third Anglo-Mysore War. देन आता है बच्चों पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन होती क्या है, राइट. सो आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर पॉलिसीज. तो बच्चों जैसे ही अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुआ उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया उनकी पॉलिसीज के लिए ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. इन ऑर्डर टू रिकास्ट देयर पॉलिसीज टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन इन द ब्रिटिश, उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था टेरिटरीज को एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट. उसी वजह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने एक एक्ट को पास किया था विच आउटलाइन द सिस्टम ऑफ गवर्निंग द टेरिटरीज. जो कि क्या दिखाती है बच्चों, एक आउटलाइन दिखाती है, एक सिस्टम दिखाती है कि कैसे गवर्न करना है टेरिटरीज को. सो इट इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन. और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, जो कि फोरबेड करता है, मना करता है इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर ऑफ द कंट्री. मतलब कि वो एक कंट्री के इंटरनल मैटर के अंदर क्या नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते. टू डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द डिस्प्यूट बिटवीन द इंडियन रूलर्स एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम द वॉर. और ये जो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी है उसको क्यों लागू किया गया था, ताकि जितने भी वो हैं डिस्प्यूट्स है बिटवीन द इंडियन रूलर्स वो उससे डिस्टेंस मेंटेन कर पाए एंड रिफ्रेन भी हो पाए फ्रॉम द वॉर. सो दैट इज ऑल अबाउट पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन. देन वी हैव फोर्थ मैसूर वॉर जो कि लड़ा गया था 1799 में. सो बच्चों लॉर्ड वेलेस्ली बिकेम द गवर्नर ऑफ जनरल इन 1798 एंड उन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंसेस. नाउ अंडर विच द नेटिव स्टेट वाज एक्सपेक्टेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश अथॉरिटी. तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया इसके अंतर्गत कि जो नेटिव स्टेट है उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक्नॉलेज करे ब्रिटिश की अथॉरिटी को एंड फंक्शन एंटायरली ऑन दी ब्रिटिश टर्म. और अगर वो फंक्शन कर भी रही है तो वो पूरी तरीके से ब्रिटिश के जितने भी टर्म्स है उस पे ही फंक्शन करे. नाउ यहाँ पे हुआ क्या कि जो टीपू सुल्तान था उसने रिफ्यूज किया कि वो ऐसा नहीं करेगा. सो ही बिल्ट अप अ लार्ज आर्मी. तो उसने अपनी बहुत बड़ी आर्मी बनाई एंड आस्क्ड द फ्रेंच टू सपोर्ट हिम. और उसने फ्रेंच को कहा कि वो उनको सपोर्ट भी करे. वेलेस्ली अटैक मैसूर इन 1799. उसने क्या किया, अटैक किया मैसूर पे. सो टीपू फॉर्ड ब्रेवली एंड वाज किल्ड इन अगेंस्ट द ब्रिटिश एट सेरिंगापट्टनम. तो बच्चों टीपू ने बहुत ब्रेवली क्या किया, फाइट तो किया बट उसको किल कर दिया गया अगेंस्ट द ब्रिटिश. नाउ जो फोर्थ वॉर है दैट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कि बहुत ही कम ड्यूरेशन का फोर्थ वॉर रहा एंड वो एंड हो गया विद द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान ऑन May 4th 1799. सो आफ्टर द टीपू सुल्तान डेथ जो मैसूर था उसको रिस्टोर कर दिया गया टू द डिपेंडेंट ऑफ द फॉर्मर रूलर हु हैड बीन ओवरथ्रोन बाय दी हैदर अली. उसके बाद क्या कर दिया गया बच्चा, उसके बाद जो मैसूर था वहां का जो रूलर था उसको डिसाइड किया किस बेसिस पे कि मतलब हैदर अली ने जिसको ओवरथ्रोन किया है उसको ही बिठा दिया जाए. नाउ द न्यू रूलर एक्सेप्टेड अ सब्सिडरी अलायंसेस. और जो नया रूलर था उसने भी सब्सिडरी अलायंसेस को क्या कर लिया, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया. द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर जिसने एक्सेप्ट किया था सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस को.
Then we have subsidiary alliances and the growth of colonial army. So बच्चों subsidiary alliances को introduce किया गया था by the Lord Wellesley ताकि वो secure कर पाए British supremacy को in the India. Now the system was practically forced on a ruler. जो system है उसमें क्या किया जाता था, force किया जाता था ruler को who has or who was faced constant threat from the other states. Now according to this alliances the Indian rulers were not supposed to keep their independent armed forces. तो बच्चों इस अलायंसेस के अंतर्गत ये बोला गया कि जितने भी इंडियन रूलर्स हैं उनको कोई भी इजाजत नहीं है कि वो अपने इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस को रखें एज दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, क्योंकि ये बोला जाता था कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी है तो उनको कोई भी जरूरत नहीं है अपनी खुद की आर्मी रखने की. However, they had to pay for the armed forces, लेकिन उनको पे करना पड़ता था आर्म फोर्सेस को रखने के लिए. Part of a territory was taken away as penalty if the ruler failed to pay. और बच्चों अगर जो रूलर है वो पे नहीं करता था तो क्या होता था कि उसकी जो टेरिटरी का पार्ट है उसको रख लिया जाता था. The Indian ruler was able to keep a British resident in the court who in turn interfere with the internal administration of the state if it was against the company interest. तो बच्चों क्या किया जाता था, जो भी इंडियन रूलर होता था उसके पास एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी होता था उसके कोर्ट में जो कि उसके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर किया करता था एंड वो देखता भी था कि कंपनी के इंटरेस्ट के अगेन तो कोई किंग काम नहीं कर रहा. सो द इंडियन स्टेट लॉस देयर इंडिपेंडेंस. तो इसी वजह से जो इंडियन स्टेट है उन्होंने धीरे धीरे अपनी आज़ादी को, अपनी इंडिपेंडेंस को लॉस्ट करते चले गए. द स्टेट जो कि ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आया था थ्रू दिस अलायंसेस, वो कौन कौन से थे बच्चों, वो थे अवध, हैदराबाद, ग्वालियर, इंदौर, उदयपुर, जोधपुर एंड जयपुर. Now the subsidiary alliance system has a demoralizing effect on the Indian rulers. तो बच्चों इस सिस्टम की वजह से जितने भी क्या थे इंडियन रूलर्स थे उनके अंदर बहुत ही डीमोरलाइजिंग इफेक्ट हमें देखने को मिला क्योंकि उनके हाथ में कोई पावर थी ही नहीं, राइट. वो रूलर तो थे लेकिन उनके पास कोई भी पावर नहीं थी. बाय एक्सेप्टिंग दिस सिस्टम दे हैड इफेक्टिवली एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश. क्योंकि अगर आप ब्रिटिश के इस अलायंसेस सिस्टम को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, विच मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो ब्रिटिश है वो सुप्रीमेसी रखती है. ऑन द अदर हैंड ये जो सिस्टम है इस सिस्टम प्रूव्ड एडवांटेजेस फॉर द ब्रिटिश. लेकिन इस सिस्टम से जो ब्रिटिश थे उनको काफी ज्यादा एडवांटेजेस देखने को मिलते थे. हु मेड ह्यूज टेरिटोरियल गेन्स. क्योंकि जो भी किंग क्या नहीं करता था, उनको पे नहीं करता था, उनकी टेरिटरीज को ले लिया जाता था. इसी वजह से ब्रिटिश को काफी ज्यादा फायदा इसमें हुआ. नाउ Also, they were now able to maintain large armies at the cost of Indian rulers. और बच्चों जो भी कॉस्ट क्या देते थे इंडियन रूलर्स दिया करते थे उन्हीं पैसों से ये लोग क्या करते थे, बहुत ही लार्ज आर्मीज को मेंटेन भी करके रखते थे. दिस होल प्रोसेस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियल आर्मीज. अब ये जो पूरा प्रोसेस था उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला कि अच्छे से डेवलपमेंट हो रही थी कॉलोनियल आर्मीज की, विच मेड द ब्रिटिश इवन मोर पावरफुल देन बिफोर. जिसकी वजह से जो ब्रिटिश थे वो पहले से पावरफुल थे ही लेकिन इसकी वजह से और ज्यादा पावरफुल होते चले गए. अब बच्चों हम बात करने वाले हैं एनेक्सेशन ऑफ द मराठा स्टेट. सो आफ्टर द कंट्रोल ऑफ कार्नेटिक एंड डेक्कन रीजन्स, जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने टर्न किया अपने अटेंशंस को टू दी मराठास. तो मतलब वो क्या करने लग गए, वो अब ज्यादा अटेंशन देने लग गए थे मराठास की तरफ. एंड द मराठास हैज इमर्ज अ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव टू द मुगल्स. नाउ बट दिस रिसर्जेंस वाज अ वेरी शॉर्ट लिव. ये बहुत ही कम टाइम के लिए हमें देखने को मिला. एंड 4 मराठा चीफ्स जो कि थे गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, शिंदे ऑफ ग्वालियर एंड होलकर्स ऑफ इंदौर, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपनी इंडिपेंडेंस को. नाउ जो ब्रिटिश है उन्होंने इसका एडवांटेज लिया एंड ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे डिवाइड और रूल करने की कोशिश करी. और ये जितने भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया बच्चों, आफ्टर द 43 इयर्स विच इज 1775 टिल 1818 एंड 3 वॉर्स, दे अल्टीमेटली मैनेज टू ब्रिंग द मराठास अंडर देयर कंट्रोल. उसके बाद ढेर सारे वॉर्स हुए एंड ये जो 3 वॉर हुए उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि जो मराठास थे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में धीरे धीरे आ चुके थे. और ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि जो मराठास के जो भी रूलर्स थे उनके पास यूनिटी नहीं थी, वो साथ में नहीं थे, उन्होंने अपने अपने किंगडम को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था. इसी वजह से हमें ये सारी चीजें देखने को मिली. देन आया बच्चों द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1775 टिल 1782 हमें देखने को मिला. सो पेशवा माधव राव ही डाइड इन 1772 एंड उनको सक्सीड किया उनके ब्रदर नारायण राव ने. नाउ ही वाज किल्ड बाय हिज अंकल रघुनाथ राव. लेकिन उनके जो अंकल थे रघुनाथ राव उन्होंने उनको किल कर दिया एंड उन्होंने खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया.
नाउ जो ब्रिटिश है उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया, बट जो मराठास थे, मराठास बैक नारायण राव सन माधव राव सेकंड। लेकिन जितने भी मराठा के लोग थे उन्होंने कहा कि जो नारायण राव के सन है जिनका नाम है माधव राव, उनको ही क्या बनाना चाहिए, उनको ही पेशवा बनना चाहिए। अ सिविल वॉर ब्रोक आउट, जिसकी वजह से हमें सिविल वॉर देखने को मिला। द मराठास लेड बाय द नाना पद्मनिवास, अ ग्रेट मराठा मिनिस्टर, ही फॉट अगेंस्ट द रघुनाथ राव। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही ब्रेवली लड़ाई लड़ी रघुनाथ राव के खिलाफ एंड हिज ब्रिटिश अलाइज, एंड उनको डिफीट भी किया इन 1779। नाउ बच्चों, द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी, और ब्रिटिश को फोर्स किया गया कि वो ट्रीटी को साइन करे ऑफ वॉडगांव, विच दे हैड टू सरेंडर ऑल द टेरिटरीज, जिसमें कि उनको सारी टेरिटरीज को सरेंडर करना पड़ा, विच इज अक्वायर्ड बाय द कंपनी सिंस 1773। नाउ जो वॉरेन हेस्टिंग्स से विच वॉज द गवर्नर जनरल अटेम्प्ट टू रिस्टोर द प्रेस्टीज। अब उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे उन्होंने काफी ज्यादा अटेम्प्ट किए कि वो अपने प्रेस्टीज को वापस ले पाए ऑफ द कंपनी, एंड उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स को भेजा जिन्होंने कैप्चर किया सूरत को इन 1779 एंड ग्वालियर को कैप्चर किया इन 1780। The Treaty of Salbai 1782 इट ब्रॉट एन एंड टू दी वॉर। उसके बाद एक और ट्रीटी को साइन किया गया और ये जो वॉर है वो एंड हुआ। Now the treaty resulted in a relative peace between the Marathas and the company until outbreak of Second Anglo-Maratha War। लेकिन उसके बाद भी हमें क्या देखने को मिला बच्चों, हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, हमें सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर देखने को मिला। So coming to the Second Anglo-Maratha War 1803 till 1805. So Peshwa Madhav Rao II, he died in 1796 and उनको सक्सीड किया बाजी राव ने सेकंड ने। महाराजा शिंदे एंड नाना पद्मिवास बहुत ही ज़्यादा केपेबल लीडर्स हुआ करते थे जो कि ट्राई कर रहे थे टू कीप द इंटैक्ट दी मराठा पावर, ताकि वो मराठा पावर को एकदम इंटैक्ट रख पाए एंड अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको भी कम कर पाए। आफ्टर देयर डेथ जो मराठा चीफ हैं उन्होंने ट्राई किया कि वो ब्रिंग करे पेशवा को अंडर देयर इन्फ्लुएंस। अमंगस्ट देम द मोस्ट पावरफुल वर दौलत राव शिंदिया ऑफ ग्वालियर एंड जशवंत राव, जिसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल ये दोनों रूलर हुआ करते थे। नाउ in 1801 till 1802 शिंदिया ज्वाइन पेशवा बाजीराव अगेंस्ट दी होलकर। तो शिंदिया ने क्या किया बच्चों, ज्वाइन किया पेशवा बाजीराव को, किसके अगेंस्ट, होलकर के अगेंस्ट, एंड अ वॉर वाज फॉट बिटवीन दी टू सुप्रीमेसी ओवर दी पेशवा। उसके बाद हमें वॉर देखने को मिली, हमें जंग देखने को मिली, किसके बीच में बच्चों, बिटवीन दी टू सुप्रीमेसी, राइट। और ये दोनों सुप्रीमेसी में लड़ाई हुई किसके लिए बच्चों, पेशवा बनने के लिए। जशवंत राव होलकर उन्होंने डिफीट किया एंड द कंबाइंड फोर्सेस इन 1802 पेशवा बाजी राव सेकेंड फ्लेड टू दी बेसिन एंड सॉट दी हेल्प ऑफ ब्रिटिश। लेकिन जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने बच्चों क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प मांगी एंड एक ट्रीटी को साइन किया गया इन 1803 विद द ब्रिटिश विच अलाउड देम अ लेजिटिमेट राइट टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ मराठास। तो बच्चों उस ट्रीटी के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला कि ब्रिटिश को एक राइट मिल गया था कि वो क्या कर सकते हैं, वो इंटरफेरेंस कर सकते हैं इन द अफेयर्स ऑफ मराठास। नाउ जो ब्रिटिश फोर्सेज हैं उन्होंने ऑक्यूपाई किया पूना को, विच इज द कैपिटल ऑफ पेशवास एट दैट टाइम, एंड द ब्रिटिश इंस्टॉल द पेशवा एट पूना एंड ड्रॉव आउट द होलकर्स। और ब्रिटिश ने क्या किया बच्चों, इंस्टॉल कर दिया पेशवा को पूना में एंड जितने भी होलकर्स थे उनको वहां से निकाल दिया। नाउ लॉर्ड वेलेस्ली जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने डिसाइड किया टू ब्रिंग द मराठास अंडर द सब्सिडरी सिस्टम, और वो चाहते थे कि मराठास को वो सब्सिडरी सिस्टम के अंदर लेके आए। Now the Gaikwad, they were the first to sign the subsidiary treaty with the British। तो बच्चों गायकवाड़ कौन थे, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश के साथ सब्सिडियरी ट्रीटी को साइन किया था। नाउ शिंदे को फोर्स किया गया कि वो ट्रीटी को साइन करे, which he ceded the गंगा जमुना दोआब अहमदनगर and the बारोज। Now भोसले accepted the ओवरलॉर्डशिप ऑफ द ब्रिटिश। उसके अलावा जो भोसले थे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था किसको बच्चों, ब्रिटिश के रूल्स को, एंड उन्होंने भी गिव अप कर दिया था अपने क्लेम्स को ऑन द कटक एंड बालासोर एंड अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, जिसको आज के टाइम पे आप मध्य प्रदेश के नाम से जानते हो। नाउ ये जो वॉर है, दिस वॉर डेल्ट अ सीवियर ब्लो टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ मराठास। तो बच्चों इस वॉर की वजह से हमें एक सीवियर ब्लो देखने को मिला टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ मराठास एज वेल। नाउ Holkar sought refuge in the court of Maharaja Ranjit Singh
and the Sikh ruler of Punjab, right? तो होलकर ने क्या किया बच्चों, होलकर sought the refuge in the court of महाराजा रंजीत सिंह, जो कि एक सिख रूलर थे ऑफ द पंजाब. इन द मीन टाइम जो लॉर्ड वेलेस्ली थे was recalled to England, उनको वापस इंग्लैंड बुला लिया गया, and his policy of war and expansion was proving very expensive to the British government. और बच्चों जो लॉर्ड वेलेस्ली की क्या थी बच्चों, जो पॉलिसी थी कि वॉर करना है और एक्सपैंड करना है अपने टेरिटरी को, वो ब्रिटिश के लिए बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही थी. द नेक्स्ट गवर्नर जनरल वॉज जॉर्ज बार्लो, और बच्चों नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल बने उनका नाम था जॉर्ज बार्लो, एंड ही मेड पीस विद दी होलकर, और उन्होंने होलकर के साथ बहुत अच्छे से पीस बनाए रखा और एक ट्रीटी को साइन किया इन 1806 by which his territories were restored to him, जिसके तहत जितनी भी उसकी टेरिटरीज थी होलकर की उसको वो वापस कर दी गई. सिमिलरली द ब्रिटिश रिवाइज द ट्रीटीज मेड विद दी भोसले एंड शिंदे, और उसके अलावा जो ब्रिटिश है उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने रिवाइज कर दिया था अपनी ट्रीटीज को जो कि उन्होंने भोसले और शिंदे के साथ बनाई थी, एंड उनको भी उनकी टेरिटरीज वापस कर दी थी. नाउ द ब्रिटिश वंस अगेन रिवर्टेड टू द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, और उसके बाद जो ब्रिटिश थे उनको वापस रिवर्ट कर दिया गया और उन्होंने खुद ही क्या कर दिया था बच्चों, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को वापस शुरू कर दिया था. फिर आया बच्चों द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि हुआ था 1817 टिल 1818 में. नाउ द लास्ट मराठा वॉर वाज फॉट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज द गवर्नर जनरल. तो बच्चों जो लास्ट हमारा मराठा वॉर है वो कब हुआ, वो उस पीरियड में हुआ जिस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग कौन थे, गवर्नर जनरल थे. पेशवा बाजीराव सेकंड रियलाइज द मिस्टेक ऑफ मेकिंग द ट्रीटी विद द बेसिन एंड विद द ब्रिटिश. तो बच्चों जो पेशवा बाजीराव थे उन्हें समझ आ चुकी थी कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है ट्रीटी को साइन करके विद द ब्रिटिश. नाउ ही फेल्ट सफोकेटेड, उन्हें काफी ज्यादा सफोकेटेड फील होने लग गया था, एंड वो चाहते थे कि वो खुद को फ्री करें. सो उन्होंने डिसाइड किया टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, ताकि वो क्या करें, ताकि वो अपनी जितनी भी फ्रीडम है उसको वापस गेन कर पाए. नाउ विद द हेल्प ऑफ अदर मराठा चीफ, और वो क्या चाहते थे कि वो वॉर को डिक्लेयर करें और जितने भी बाकी के मराठा चीफ हैं वो उनकी हेल्प भी करें. हेस्टिंग्स केम टू नो अबाउट दिस प्लान, लेकिन जो जनरल हेस्टिंग थे उनको इस प्लान के बारे में पता चल गया था, एंड उन्होंने फोर्स किया पेशवा को ताकि वो साइन करे ट्रीटी ऑफ पूना को 1817 में, बाय विच जो पेशवा है दे हैड टू रिनाउंस द लीडरशिप ऑफ मराठा चीफ. तो उनको क्या करना पड़ा, उनको रिनाउंस करना पड़ा लीडरशिप ऑफ मराठा चीफ्स, एंड हैड टू सरेंडर द कोकण एंड टू दी ब्रिटिश. तो और उनको सरेंडर भी करना पड़ गया पूरे कोकण रीजन को, और उन्होंने सरेंडर किसको किया बच्चों, ब्रिटिश को. सिमिलरली जो शिंदे हैं उनको भी फोर्स किया गया कि वो भी एक ट्रीटी को साइन करे एट ग्वालियर एट 1817 टू हेल्प द ब्रिटिश अगेंस्ट द पिंडारीज, ताकि वो क्या करे बच्चों, ब्रिटिश को हेल्प करे अगेंस्ट द पिंडारीज. एंड भोसले ऑलरेडी साइन अ ट्रीटी इन 1816, लेकिन जो भोसले थे वो ऑलरेडी ट्रीटी को साइन कर चुके थे 1816 में. Now, despite the treaties, जो मराठा चीफ थे they were determined to make a last attempt to regain their independence. तो बच्चों ये सारी ट्रीटीज को साइन करने के बाद भी जो मराठा चीफ थे वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन हो रखे थे कि उनको क्या करना है, उनको लास्ट अटेम्प्ट अभी भी करना है और जितनी भी अपनी इंडिपेंडेंस है उसको रिगेन करना है. सो अंडर पेशवा बाजीराव सेकेंड दे डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर कर दिया. देन अटैक्ड एंड बर्न द रेजिडेंसी एट किरकी, और उन्होंने क्या किया, अटैक किया और बर्न भी किया, जला भी दिया रेजिडेंसी एट किरकी नियर दी पूना. बट फाइनली दे वर डिफीटेड इन दिस थर्ड एंड लास्ट वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश. लेकिन उनको तब भी डिफीट कर दिया गया बाय द ब्रिटिश, जो कि था हमारा लास्ट और या फिर आप बोल सकते हो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. नाउ द ब्रिटिश डिपोजिट द पेशवा एंड एनेक्सेड ऑल हिज टेरिटरीज. तो ब्रिटिश ने क्या किया बच्चों, ब्रिटिश ने डिपोज कर दिया था पेशवा को और जितनी भी उनकी टेरिटरीज थी उनको भी ले लिया था. एंड जो पेशवा वॉज डिपोर्टेड टू बिथुर, और पेशवा को डिपोर्ट कर दिया गया था बिथुर में नियर दी कानपुर. भोसले एंड होलकर उन्होंने सरेंडर कर दिया था और एक्सेप्ट भी कर दिया था बच्चों किसको, सब्सिडरी अलायंसेस को. सो जो मराठा पावर था इंडिया में वो शैटर हो चुका था फॉरएवर के लिए, एंड जो ब्रिटिश है बच्चों वो एमर्ज हो चुके थे सुप्रीम पावर की तरह इन इंडिया. सो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है बच्चों, ये पिक्चर है आपके पेशवा बाजी राव की. देन आती है बारी पिंडारीज की कि पिंडारी होते क्या हैं. सो बच्चों पिंडारी का मतलब होता है लूज लैंड्स विच इज लेड बाय द चीफ्टियन, जिनको लेड कौन करते हैं या फिर हेड कौन करते हैं, चीफ्टियंस करते हैं, दैट फ्लरिश इन दी सेंट्रल इंडिया. और बच्चों वो काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ था सेंट्रल इंडिया में इन द लेट 18th and 19th century. नॉट कन्फाइंड टू एनी वन रेस, ट्राइब और रिलीजन, दे एमर्ज आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द मुगल आर्मीज. तो बच्चों ये कोई भी किसी भी रिलीजन से, किसी भी रेस से कन्फाइंड नहीं थे, ये तब एमर्ज
हुए थे, जब ब्रेकअप हो चुका था किसका बच्चों, मुगल आर्मीज का। नाउ व्हेन द ब्रिटिश एक्वायर्ड द रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, जब ब्रिटिश ने क्या किया, अक्वायर कर लिया रीजन्स को जो कि सेंट्रल इंडिया के थे, दे हैड टू कन्फ्रंट द पिंडारी मिनेंस, तो उनको कन्फ्रंट करना पड़ा पिंडारीज को। एंड लॉर्ड हेस्टिंग उन्होंने लॉन्च किया अ कॉम्बिंग ऑपरेशन अगेंस्ट द पिंडारीज, एंड वो सक्सेसफुल भी रहे इन एलिमिनेटिंग दी पिंडारीज एज वेल। He also made one of the Pindari chief the Nawab of small Rajputana principality called Tonk, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्या बनाया, पिंडारी का चीफ भी लिया जिसको नवाब भी बना दिया गया। किसका नवाब बनाया बच्चों, एक बहुत ही स्मॉल क्या था, एक राजपुताना प्रिंसिपैलिटी थी जिसका नाम था टोंक, वहां का नवाब भी उनको बना दिया गया। Now coming to important developments before the Third Anglo-Maratha War. So बच्चों, some important developments had taken place before the Third Maratha War in 1817. Java and Sumatra were occupied by the British to safeguard the British territories. तो बच्चों, उन्होंने जावा को और सुमित्रा को क्या कर लिया था, acquire कर लिया था, occupied कर लिया था, ताकि वो safeguard कर पाए अपनी territories को। जो बच्चों सिंगापुर है उसको भी कॉन्क्योर कर लिया गया था, विच स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पोजीशन इन मलिया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया था बच्चों, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई थी ब्रिटिश की आर्मी या फिर उसका पावर। दीज कॉन्क्वेस्ट हेल्प स्टैब्लिश ब्रिटेन नेवल सुप्रीमेसी इन द रीजन, और बच्चों ये सारी चीजों की वजह से ब्रिटिश जो थे उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया था अपनी नेवल सुप्रीमेसी को इन द रीजन। नाउ द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राई टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस इन दी अफगानिस्तान, ब्रिटिश ने ट्राई किया कि वो अपने इन्फ्लुएंस को और ज्यादा एक्सटेंड करे अफगानिस्तान तक, ईरान तक एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया तक। They succeeded in expanding their control up to river सतलुज, और उन्होंने क्या किया बच्चों, एक्सपैंड कर लिया था अपनी टेरिटरीज को रिवर सतलुज तक। एंड दिस एक्सपेंशन रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ सिख रूलर रंजीत सिंह, जिसकी वजह से क्या हुआ था बच्चों, जो मूवमेंट था किसका, सिख रूलर जिनका नाम था रंजीत सिंह, उनका जो मूवमेंट है वो क्या हो चुका था, रिस्ट्रिक्ट हो चुका था टू द ईस्ट ऑफ दैट रिवर। In the same year, which was on 1809, the Treaty of Amritsar वो भी साइन किया गया, which was made between the British and the Sikh ruler Ranjit Singh, that guaranteed the neutrality of the Sikh, जिसने गारंटी किया कि न्यूट्रलिटी हमें देखने को मिलेगी सिख की। लॉर्ड हेस्टिंग उसने कॉन्सोलिडेट किया एंड स्ट्रेंथन किया पोजीशन ऑफ द कंपनी को, एंड ही कॉन्क्यूर्ड नेपाल एंड दी प्रेशराइज वेरियस राजपूत चीफ टू साइन सब्सिडरी अलायंसेस, उन्होंने कॉन्क्यूर कर लिया नेपाल को, और उन्होंने क्या किया बच्चों, प्रेशराइज भी किया बहुत सारे राजपूत चीफ को ताकि वो सब्सिडरी अलायंसेस को साइन कर दें। दस बाय द टाइम ऑफ थर्ड मराठा वॉर स्टार्टेड, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, थर्ड मराठा वॉर देखने को मिला जो कि 1817 में स्टार्ट हुआ था। एंड द ब्रिटिश हैड ऑलमोस्ट स्टैब्लिश देमसेल्फ, और जो ब्रिटिश थे वो खुद को स्टैब्लिश ऑलमोस्ट कर चुके थे और सुप्रीम बन चुके थे इन पॉलिटिकल इन इंडिया। सो ये सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली बिफोर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। देन वी हैव एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। सो बच्चों, महाराजा रंजीत सिंह जिनको हम लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जानते थे, वो फाउंडर थे इंडिपेंडेंट सिख किंगडम के इन दी पंजाब। नाउ वो इमर्ज हुए थे एज अ डायनेमिक सिख लीडर। ही मेड लाहौर हिज कैपिटल, उन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया इन 1823, एंड उन्होंने अपने किंगडम को भी एक्सटेंड किया फ्रॉम दी सतलुज टू पेशावर एंड फ्रॉम कश्मीर अप टू दी बॉर्डर ऑफ सिंध। इन सारी जगह पे उन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड किया। वो बहुत ही ब्रेव सोल्जर हुआ करते थे एंड एबल स्टेटमैन थे एंड टॉलरेंट रूलर भी थे, उन्होंने ओवर 40 ईयर्स तक रूल भी किया। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिलता है बच्चों फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो कि स्टार्ट हुआ था 1845 में, एंड 1846 तक हमें फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर देखने को मिला। सो आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जो कि 1839 में हुई थी, द सिख स्टेट विटनेस अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो बच्चों उनकी डेथ के बाद हमें सिख के स्टेट में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली थी, एज देयर वर मेनी क्लेमेंट्स टू दी थ्रोन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि गद्दी पे चढ़ना चाहते थे, जो कि थ्रोन को अपना बनाना चाहते थे। इन 1843 दलीप सिंह द यंगर सन ऑफ रंजीत सिंह वो क्या बन गए बच्चों, वो रूलर बन गए अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज मदर जिनका नाम था रानी जिंदान। नाउ बट रियल पावर रिमेन्ड विद द आर्मी, लेकिन जो पूरी पावर थी वो अभी भी आर्मी के पास थी, विच रंजीत सिंह हैड ऑर्गेनाइज्ड अलोंग यूरोपियन लाइंस, जो कि क्या किया था बच्चों, जो कि रंजीत सिंह ने ऑर्गेनाइज किया था यूरोपियन लाइंस के साथ। नाउ द ब्रिटिश वर नेवर ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ सिख, जो ब्रिटिश थे जो अंग्रेज थे वो कभी भी अच्छे दोस्त नहीं थे सिख के। एंड द फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल वो स्टार्ट हुआ था व्हेन द सिख आर्मी क्रॉस द सतलुज, जब एक सिख आर्मी ने क्रॉस कर दिया था सतलुज को, उसके बाद हमें ये वॉर स्टार्ट होते हुए दिखी। बैटल्स को लड़ा गया एट मुडकी, जिरोज शाह एंड सबराउन इन विच द ब्रिटिश गॉट द विक्ट्री, और बच्चों ब्रिटिश को विक्ट्री भी मिली। फॉर द नेक्स्ट 2 years द पंजाब वाज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, तो बच्चों जो कुछ सालों
के लिए क्या हो गया था, जो पंजाब हो गया था वो ब्रिटिश के अंडर आ गया था, एंड जो ब्रिटिश की आर्मी है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था लाहौर को। नाउ द ट्रीटी ऑफ लाहौर जो कि 1846 में साइन किया गया था और इसको फोर्स भी किया गया था सिख के ऊपर, अकॉर्डिंग टू विच जो ब्रिटिश है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था जलंधर दोआब को। नाउ द सिख आर्मी वाज रिड्यूस्ड इन साइज, अगर हम सिख की आर्मी को उस टाइम पे देखते तो वो बहुत ज्यादा साइज में कम हो चुके थे, एंड सिख हैड टू पे दी मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, और सिख को क्या करना पड़ता था, आर्मी की मेंटेनेंस करने के लिए पे भी करना पड़ता था। Dalip Singh was the recognized as the ruler of Lahore, and beside paying a heavy war indemnity, they were forced to hand over the Kashmir into the British। और बच्चों उनको क्या करना पड़ा, उस टाइम पे दलीप सिंह थे जो कि रूलर हुआ करते थे लाहौर के, उनको बहुत ज्यादा हैवी वॉर के लिए पे तो करना पड़ा ही, लेकिन उनको फोर्स भी किया गया कि वो हैंड ओवर कर दे किसको बच्चों, कश्मीर को टू द ब्रिटिश, एंड हु सोल्ड इट टू राजा गुलाब सिंह डोगरा ऑफ जम्मू फॉर 10 लाख यूरो। देन आता है बच्चों हमारा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, राइट, जो कि स्टार्ट हुआ था 1848 में टिल 1849। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, द लाहौर ट्रीटी वाज ह्यूमिलेटिंग फॉर द सिख, जो लाहौर की ट्रीटी थी वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी सिख लोगों के लिए, एंड द सेकेंड सिख वॉर इट वाज ट्रिगर्ड बाय द रिवॉल्ट ऑफ द सिख चीफ जिनका नाम था दीवान मुल राज। नाउ द गवर्नर ऑफ मुल्तान इन अप्रैल 1848 ये बने। इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग द रिवॉल्ट, लॉर्ड डलहौजी उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने वॉर को डिक्लेयर कर दिया था अगेंस्ट द सिख इन अक्टूबर 1848। नाउ जो बैटल्स हैं उनको लड़ा भी गया एट रामनगर विच इज चिल्लिनवाला एंड द गुजरात, इन तीनों जगह पे वॉर को लड़ा भी गया, एंड द डिसाइसिव बैटल वाज फॉट एट गुजरात ऑन February 13 1849। और बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव बैटल को भी लड़ा गया कहाँ पे बच्चों, गुजरात में, और कब लड़ा गया था, February 13 1849 में, इन विच सिख वर कंप्लीटली डिफीटेड, जिसमें कि सिख को पूरी तरीके से हरा दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेड द पंजाब, उसके बाद डलहौजी ने क्या किया बच्चों, उन्होंने एनेक्सेड कर लिया था पंजाब को टू द ब्रिटिश एम्पायर, एंड इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द फेमस कोहिनूर वाज टेकन अवे एंड प्रेजेंटेड टू क्वीन विक्टोरिया। और यही वो टाइम था जिस टाइम पे जो फेमस कोहिनूर डायमंड था उसको ले लिया गया था और किसको प्रेजेंट कर दिया गया था बच्चों, क्वीन विक्टोरिया को। देन आता है महाराजा रंजीत सिंह। सो बच्चों महाराजा रंजीत सिंह वाज द फाउंडर ऑफ ग्रेट सिख स्टेट। एज अ चाइल्ड जो रंजीत सिंह थे उन्होंने क्या किया था, दे हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उनको स्मॉल पॉक्स हो गया था, एंड उन्होंने अपने एक आंख को परमानेंटली लूज भी कर दिया था। दो नॉट हैंडसम इन अपीयरेंस, वह इतने अपीयरेंस में हैंडसम नहीं हुआ करते थे, बट ही हैड मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक हमें देखने को मिलती है। वंस इज फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है फाकिर अजीउद्दीन वाज आस्क्ड बाय लॉर्ड ऑकलैंड विद दी, और एक दिन एक फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फकीर अजीउद्दीन से पूछा कि महाराजा की एक आई मिसिंग है, वो कौन से महाराजा हैं। सो ही रिप्लाइड द महाराजा इज लाइक द सन, महाराजा सूरज की तरह है, हु हैज ओनली वन आई, जिनकी सिर्फ एक ही आंख है, द स्प्लेंडरस एंड द ल्यूमिनिसिटी ऑफ द सिंगल आई इज सो मच दैट आई हैव नेवर डेयर टू लुक एट द अनदर आई। और उन्होंने कहा कि उनकी एक आंख में इतना ज्यादा तेज है, राइट, कि मैंने कभी भी हिम्मत नहीं की कि मैं उनकी दूसरी आंख की तरफ भी देखूं। लॉर्ड ऑकलैंड प्लीज्ड विद द रिप्लाई गिटेड विद दी रिस्ट वॉच टू अजाउद्दीन, और उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने बहुत ही प्लीज्ड हो, वो बहुत ही ज्यादा प्लीज्ड हो गए थे उनके रिप्लाई से, और जो लॉर्ड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी रिस्ट वॉच को एज अ गिफ्ट दे दिया था, किसको बच्चों, फकीर को। नाउ कमिंग टू लॉर्ड डलहौजी एंड दी पॉलिसीज फॉर एक्सपेंशन। सो बच्चों लॉर्ड डलहौजी कौन थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया के फ्रॉम 1848 टिल 1856। So he believed in direct British administration of region of province rather than by proxy, which was supporting by the Indian rulers. Now he annexed a large number of native state. तो उन्होंने बहुत सारे स्टेट को क्या किया था बच्चों, हासिल किया था टू द ब्रिटिश एम्पायर, एंड इंट्रोड्यूस भी किया था उन्होंने बहुत सारे यूजफुल रिफॉर्म्स को। He is therefore called the maker of modern India, इसी वजह से हम उनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वाज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और बच्चों उनकी जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन की उसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को एज अ मीनिंग ऑफ एक्सटेंडिंग देयर एम्पायर, कि मतलब इसके तहत वो क्या कर सकते हैं, अपना जो भी एम्पायर है, अपनी जो भी टेरिटरी है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इफ एनी रूलर डिड नॉट हैव अ नेचुरल हेयर टू द थ्रोन, मतलब कि कोई भी रूलर जो कि नेचुरल हायरार्की के साथ थ्रोन पे नहीं चढ़ा है, he had to take the permission from the British to adopt a higher, तो बच्चों उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रिटिश से परमिशन लेना पड़ेगा। Now the territory of the ruler with a male
here was the annexed if the adoption was refused, as the British had the right to sanction or refuse such an adoption। और बच्चों ब्रिटिश के पास ही पूरी पावर हुआ करती थी कि वो अडॉप्ट करेंगे उसको या फिर नहीं करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, तो पूरी पावर यहाँ पे ब्रिटिश के पास ही होती थी। झांसी, नागपुर, सतारा, उदयपुर, जतीपुर एंड दी संभलपुर वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग हिज पॉलिसी, और उनकी पॉलिसी के दौरान इन सारी जगह को उन्होंने एनेक्टेड किया था। नाउ अनदर मेथड फॉर एनेक्सेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी वाज द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशन्स ऑफ चाइल्डलेस रूलर्स अपॉन देयर डेथ। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, उन्होंने और एक पॉलिसी को निकाला जिसका नाम था अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशन्स, मतलब कि हमें टाइटल्स नहीं देना है, हमें पेंशन नहीं देना है चाइल्डलेस रूलर्स को अपॉन देयर डेथ। नाउ देयर टेरिटरीज वर देन एनेक्सेड, उसके बाद उनकी जितनी भी टेरिटरीज होती थी जो कि मर चुके हैं उनको एनेक्सेड कर लिया जाता था, उनको ले लिया जाता था। दस आरकोट एंड तंजौर वाज एनेक्सेड टू द ब्रिटिश एम्पायर। इसी वजह से जो आरकोट है और तंजौर है उसको भी बच्चों ब्रिटिश आर्मी ने ले लिया था, ब्रिटिश एम्पायर ने क्या कर लिया था, अपने में इंक्लूड कर लिया था। द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा नाना साहेब, उनको रिफ्यूज कर दिया गया कि उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा बाय द ब्रिटिश। सिमिलरली आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटक द ब्रिटिश डिड नॉट पे एनी पेंशन टू हिज रिलेटिव, मतलब कि जब नवाब की डेथ हुई बच्चों, कहाँ के नवाब, नवाब ऑफ कर्नाटक की, तो ब्रिटिश ने उनको कोई भी पेंशन नहीं दिया उनके रिलेटिव को। द इंपीरियल टाइटल ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज डिसकंटिन्यूड आफ्टर द बहादुर शाह सेकेंड। उसके अलावा माला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट विच वॉज बाय द इंडियन रूलर्स वॉज अनदर एक्सक्यूज फॉर द सब्जुगेशन। तो बच्चों ये और एक एक्सक्यूज था सब्जुगेशन के लिए। सो जो नवाब थे अवध के, दे हैड बिकम टोटली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो बहुत बुरी तरीके से क्या हो चुके थे, जो नवाब थे अवध के वो डिपेंडेंट हो चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, एंड उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था उनके एडमिनिस्ट्रेशन को एंड द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। नाउ जो डलहौजी थे उन्होंने एनेक्सेड किया अवध को इन 1856 अंडर हिज पॉलिसी, एंड उन्होंने कैप्चर भी कर लिया था पोर्शन ऑफ सिक्किम इन 1850 बिकॉज इट्स रूरल हैड इल ट्रीटेड द कंपनीज मैन, क्योंकि जो वहाँ का रूलर था उसने क्या किया था, उसने बहुत ही इल ट्रीट किया था कंपनी के मैन को। इसी वजह से जो डलहौजी थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था सिक्किम को इन 1850। दस डलहौजी एनेक्सेड डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, और इसी तरीके से जो डलहौजी थे उन्होंने डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया उन सभी को ही एनेक्सेड कर लिया था ताकि वो एक्सपैंड कर पाए अपने ब्रिटिश एम्पायर को। बट ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस मेनी यूजफुल रिफॉर्म्स, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स है जिनको इंट्रोड्यूस किया था जो कि काफी ज्यादा यूजफुल थे बहुत सारे मीन्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिफॉर्म्स कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले। So Lord Dalhousie introduced various reforms during his rule to improve the condition of India। तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स को निकाला, बहुत सारे रिफॉर्म्स को चलाया भी ताकि वो इंडिया की कंडीशन को थोड़ा इम्प्रूव कर पाए। He proved his worth in matters of administration by the demarcation of various department of the administrative machinery and appointment of lieutenant governor for the Bengal। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने अपनी वर्थ को प्रूव किया एडमिनिस्ट्रेशन में, और उन्होंने अपॉइंट भी किया किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल को। देन ही इंट्रोड्यूस द नॉन रेगुलेशन सिस्टम, उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया नॉन रेगुलेशन सिस्टम को, जहां पे जो चीफ कमिश्नर होता था बच्चों उनको अपॉइंट किया जाता था इन द नॉन रेगुलेशन प्रोविंस। नाउ जो पंजाब एंड अवध थे दे वर द नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस एट दैट टाइम, दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल थ्रू द कमिश्नर। और बच्चों वो जो एरिया थे, फॉर एग्जाम्पल आपका पंजाब और अवध, तो बच्चों वो डायरेक्टली कंट्रोल में आ चुके थे गवर्नर जनरल थ्रू दी कमिश्नर्स एज वेल। नाउ ड्यूरिंग हिज टाइम रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स को इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में ताकि इंप्रूव हो पाए मास कम्युनिकेशन। नाउ ही बिगिन बिल्डिंग मेनी पब्लिक यूटिलिटी, उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स भी बनाए थे पब्लिक यूटिलिटी के लिए और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे, एंड स्टार्टेड दी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और उन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को स्टार्ट भी किया जो कि क्या करता था बच्चों, अंडरटुक करता था वर्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड, ब्रिजेस एंड इरिगेशन वर्क, जैसे कि आपके कैनाल्स। नाउ द एक्सटेंशन ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम द पेशावर टू कोलकाता, वो भी स्टार्ट हुआ था उन्हीं के ही टेन्योर में। ओल्ड जो कैनाल्स थे उनको रिपेयर किया जाता था एंड नए नए कैनाल्स को भी बनाया गया, जैसे कि गंगा कैनाल, उसको कंस्ट्रक्ट भी किया गया फॉर द इरिगेशन पर्पसेस। इन एजुकेशनल फील्ड जो डलहौजी थे उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी दी टू द वुड डिस्पैच ताकि वो इम्प्रूव कर पाए एजुकेशन सिस्टम को इन इंडिया। तो दैट आर ऑल द रिफॉर्म्स जो कि डलहौजी ने चलाए थे, राइट।
देन वी हैव अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स। सो बच्चों वॉरेन हेस्टिंग्स उनको अपॉइंट किया गया था एज द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1772 एंड 2 साल बाद ही वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और 2 साल बाद ही उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। ही कुड नॉट एक्सपैंड द पोजीशंस ऑफ द कंपनी इन इंडिया, लेकिन वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे इसको बच्चों कंपनी की पोजीशंस को इन इंडिया। However, he stopped the pension of Emperor शाह आलम, लेकिन उन्होंने जो एम्परर थे शाह आलम उनकी जो पेंशन थी उसको रोक दिया था एंड रिड्यूस कर दिया था पेंशन ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल फ्रॉम 32 लाख टू 16 लाख। मतलब कि पहले उन्हें पेंशन दी जाती थी किसको बच्चों नवाब ऑफ बंगाल को 32 लाख दिया जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने रिड्यूस कर दिया और उसको 16 लाख रुपीस पर ईयर कर दिया। देन लॉर्ड कॉर्नवालिस वो बन गए बच्चों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1786 एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू इन बंगाल इन 1793। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम हमें क्या देखने को मिला, जमींदार्स वर गिवन द परमानेंट राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस। जमींदार है उनको परमानेंट राइट दे दिया गया कि वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पीजेंट्स। इट अशोर्ड द कंपनी ऑफ अ फिक्स्ड इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू एवरी ईयर, लेकिन जो कंपनी है उसको एक फिक्स्ड इनकम देना पड़ता था, फिक्स्ड रेवेन्यू देना पड़ता था हर साल। बट it gave birth to a class of एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, लेकिन इसकी वजह से क्या बर्थ हमें देखने को मिला बच्चों, एक क्लास देखने को मिला जहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो एब्सेंट होते थे। कॉर्नवालिस आल्सो इंट्रोड्यूस द जुडिशियल एंड पुलिस रिफॉर्म्स, और इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया जुडिशियल एंड पुलिस रिफॉर्म्स को। नाउ ही सेट हिज ओन एग्जांपल ऑफ ऑनेस्टी, उन्होंने अपना ही एग्जांपल दिया कि मेरी तरह ऑनेस्टी होनी चाहिए एंड एक स्पिरिट होना चाहिए ऑनेस्टी का अमंग दी कंपनी सर्वेंट्स, मतलब कि जो भी सर्वेंट्स कंपनी को सर्व कर रहे हैं उनके अंदर एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। और वो ऑनेस्टी कहाँ से सीखे, वो सीखे लॉर्ड कॉर्नवालिस से। नाउ ही डेवलप्ड अ यूरोपियनाइज्ड स्टेट, उन्होंने डेवलप भी किया यूरोपियनाइज्ड स्टेट को विद अ फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, लेकिन उसमें इंडियन ट्रेडिशन को भी ध्यान में रखा गया और उसी हिसाब से फ्रेमवर्क को बनाया गया। His reorganization of the entire system of administration उसने मार्क किया है बिगिनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो बच्चों उन्होंने जितना भी क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था एंटायर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, उसी की वजह से हमें शुरुआत देखने को मिली है सिविल सर्विसेज इन इंडिया, राइट। देन सर जॉन शोर was appointed the governor of general in 1793 and he followed a policy of peace and non-intervention, और उन्होंने एक पॉलिसी को फॉलो किया जिसका नाम था पीस एंड नॉन इंटरवेंशन। लॉर्ड वेल्लेस्ली जो कि गवर्नर जनरल थे बंगाल के फ्रॉम 1798 टिल 1805, वो चाहते थे कि जो वो क्या बने, वो ब्रिटिश मास्टर्स बने ऑफ इंडिया। ही फॉलोड 3 मेथड्स टू अचीव हिज एम्स, और अपनी एम को अचीव करने के लिए उन्होंने 3 मेथड को यूज भी किया। जैसे कि पहला मेथड था द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस, दूसरा है एक्सपेंशन थ्रू दी वॉर्स, मतलब कि वॉर लड़ो और अपनी टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपैंड करो। एनेक्सिंग द टेरिटरीज ऑफ प्रीवियसली सबऑर्डिनेट रूलर्स, और जितने भी प्रीवियस क्या है बच्चों सबऑर्डिनेटेड रूलर्स थे उनसे उनकी टेरिटरीज को छीन लो, एनेक्सेट कर लो, राइट। आफ्टर लॉर्ड वेल्लेस्ली Sir George Barlow 1805 till 1807 and Lord Minto 1807 till 1813 were the next governor generals। उसके बाद इन दोनों को ही next governor general बना दिया गया। But they preferred the policy of non-intervention, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेफर किया कि हम नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को ही फॉलो करेंगे एंड वो सक्सीड भी हुए इन अवॉइडिंग एनी मेजर वॉर इन इंडिया। और इंडिया में उसके बाद हमें कोई मेजर वॉर देखने को भी नहीं मिली जिस टाइम पे ये दोनों हमारे जनरल्स थे। फिर आते हैं बच्चों लॉर्ड हेस्टिंग्स। सो बच्चों ये भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे फ्रॉम 1813 टिल 1823 एंड ही वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट नेपाल, और उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट वॉर भी लड़ी एंड एक्सपैंड भी किया था अपने ब्रिटिश एम्पायर को। देन आते हैं लॉर्ड एमहेस्ट। सो ही वाज दी आल्सो द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि थे 1823 टिल 1828 में एंड बुर्मा वाज एनेक्सेड ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम पे बुर्मा को एनेक्सेड कर लिया गया था। बाय अबाउट 1856 द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वो भी कंप्लीट हो चुका था एंड जो ब्रिटिश एम्पायर था वो फर्मली स्टैब्लिश हो रहा था इन इंडिया। वाइल कॉन्सोलिडेटिंग देयर पावर इन इंडिया, जो ब्रिटिश है बच्चों वो बहुत ज्यादा एबल थे और वो स्टैब्लिश भी कर रहे थे बहुत ही लार्ज कॉलोनियल आर्मी को उस टाइम पे, दैट टू एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडियन रूलर्स, और उनके जो एक्सपेंस थे वो इंडियन रूलर्स से आ रहे थे, राइट। सो बच्चों इंडियन रूलर्स जितने भी उनको पैसे देते थे उसी से वो अपने ब्रिटिश आर्मी को क्या करते थे, स्टैब्लिश करते थे। सो बच्चों नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1773 टिल 1857। सो बच्चों इन द बिगनिंग हमें क्या देखने को मिला, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश टेरिटरीज का वो एंटायरली पूरा
किसके हाथों में था, कंपनी के हाथ में था, बट ग्रेजुअली जो कंपनी है बच्चों दैट वाज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द क्राउन, वो धीरे धीरे क्राउन के हाथों में आती चली गई। द प्रोसेस बिगिन, ये जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ विद द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 एंड culminated in 1858 when the company's power was handed over the British government, जब कंपनी की पावर पूरी की पूरी हैंड कर दी गई किसको बच्चों, ब्रिटिश की गवर्नमेंट को, एंड जो कंपनी है वो क्लोज भी हो गई इन 1858। नाउ व्हाट इज रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो एक्ट था वो था क्या, सो बच्चों इस एक्ट को पास किया गया था 1773 में। सो एज अ रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड बुक्सर द ब्रिटिश बिकेम द मास्टर्स ऑफ बंगाल, तो बच्चों इन दोनों बैटल्स की वजह से जो ब्रिटिश है वो क्या बन चुके थे, वो मास्टर बन चुके थे बंगाल के, बिहार के एंड उड़ीसा के। बट द एक्ट रिड्यूस द पावर ऑफ कंपनी, लेकिन ये जो एक्ट है बच्चों इसने क्या कर दिया था, जो कंपनी का पावर है उसे रिड्यूस कर दिया था। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही वॉज मेड द गवर्नर जनरल, जो बच्चों गवर्नर जनरल थे बंगाल के उनको सारे ही टेरिटरीज का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। एंड उनको हेल्प भी किया 4 मेंबर ऑफ काउंसिल में विच वॉज फॉर्म टू असिस्ट हिम, और उनको फॉर्म ही किया गया था ताकि वो उनको असिस्ट कर पाए। द एक्ट प्रपोज टू सेट अप अ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता, और वो क्या चाहते थे बच्चों, ये जो एक्ट है उसने प्रपोज किया कि वो सेटअप करना चाहते हैं एक सुप्रीम कोर्ट को, कहाँ पे बच्चों, कैलकाटा में, ताकि वो चेक कर पाए कि कौन कौन सी करप्ट प्रैक्टिस है जो कि हो रही है बाय द कंपनी ऑफिशियल्स। नाउ जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको बोला गया कि वो सरेंडर करें अपनी डिटेल्स को, और अपनी प्रॉपर्टीज जितनी भी उन्होंने अर्न करी है उन सब की डिटेल्स उन्हें दी जाए। एंड दे वर आस्क्ड टू प्लेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ सिविल, मिलिट्री, इवन रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ द कंपनी बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब कि जितनी भी डिटेल्स थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले वो सारी डिटेल्स उनको बोला गया कि वो देंगे। However, ये जो एक्ट है वो फेल हुआ बिकॉज द पावर ऑफ गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल वाज नॉट क्लियरली मेंशन, क्योंकि यहाँ पे जो पावर्स थी किसकी बच्चों, गवर्नर जनरल की और काउंसिल की, वो क्लियरली मेंशन नहीं थी। सो हेंस इट लेड टू फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट बिटवीन देम, जिसकी वजह से दोनों के बीच में हमें काफी ज्यादा डिस्प्यूट देखने को मिले। जो बच्चों सुप्रीम कोर्ट था उसको नहीं पता था कि किसके लॉज को फॉलो करना है, या तो ब्रिटिश के या फिर इंडियन को। सो द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। देन आता है बच्चों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो विलियम पिट जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया पिट्स एक्ट को इन 1784 ताकि वो ओवरकम कर पाए जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स थी रेगुलेटरी एक्ट की उसको। अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको सेटअप किया गया ब्रिटेन में ताकि वो कंट्रोल कर पाए कंपनी की मिलिट्री को, सिविल को एंड रेवेन्यू अफेयर्स को इन इंडिया। नाउ जो बोर्ड ऑफ जनरल थे इट वाज कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर, और बच्चों ये जो 6 के 6 मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया गया था बाय द किंग। नाउ जो गवर्नर जनरल थे he was given the power कि वो क्या कर सकते हैं, ओवर रूल कर सकते हैं अपने काउंसिल को एंड हैव द कंट्रोल ओवर द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी एज वेल। नाउ जो गवर्नर जनरल थे was also made the supreme commander, उनको सुप्रीम कमांडर भी बना दिया गया ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया। नाउ द कंपनी हैड दी मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड, तो बच्चों कंपनी का क्या बन चुका था, एक मोनोपोली एस्टैब्लिश उन्होंने कर लिया था इंडियन ट्रेड में, एंड उनके पास राइट भी था कि वो अपॉइंट कर सकते हैं एंड डिसमिस भी कर सकते हैं किसी भी ऑफिशियल्स को। देन आता है बच्चों चार्टर एक्ट। सो बच्चों beside the Pitt India Act, the number of Charter Act were also passed till 1857. With every such move, the control of British government in India increased. So जो कंपनी है बच्चों, कंपनी हैज अ राइट टू ट्रेड विद इंडिया वाज आल्सो बेस्ड ऑन रॉयल चार्टर जो कि इशू हुआ था 1600 में, एंड इसको रिन्यू भी किया गया था एवरी 20 ईयर्स में, मतलब ये एक्ट तो हर 20 साल में रिन्यू किया जाता था। तो बच्चों द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, सो इसने अबॉलिश कर दिया था ट्रेडिंग एक्टिविटीज को ऑफ द कंपनी, बट जो मोनोपोली थी कंपनी के इन टी एंड इट्स ट्रेड वो रिटेन ही किया गया। इट ऑल्सो परमिटेड, उन्होंने परमिट भी किया क्रिश्चियन मिशनरीज को ताकि वो सेटल हो जाए इंडिया में, एंड इट अलॉटेड एन अमाउंट ऑफ कंपनीज इंडियंस रेवेन्यू फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ द एजुकेशन, लिटरेचर एंड साइंस, और बहुत सारे ऐसे अमाउंट को लगाया भी गया और रेवेन्यूज को लगाया गया किस चीज के लिए बच्चों, ताकि एनकरेजमेंट हो पाए एजुकेशन का, लिटरेचर का एंड साइंस का। फॉर द फर्स्ट टाइम जो कंपनी है बच्चों वो ही वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बींग ऑफ इंडियन पीपल, पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो कंपनी है वो लोगों के वेल बींग के लिए काम कर रही थी। फिर आया द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इन्होंने अबॉलिश कर दिया था कंपनी की मोनोपोली को ओवर द टी एंड इट्स ट्रेड। नाउ द कंपनी नाउ बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो कंपनी है वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी अंडर द ब्रिटिश क्राउन। जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे ही वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
तो बच्चों जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया इंडिया का, एंड एम्पावरमेंट हिम एंड हिज काउंसिल, ताकि वो लॉज को बना पाए जो कि अफेक्ट करे सारे पर्सन को। नाउ पावर वाज द सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल, तो बच्चों जो पावर था वो सेंट्रलाइज था सबसे ज्यादा पावरफुल ऑफिशियल के हाथ में ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच इज द गवर्नर जनरल। नाउ फिर आया आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो बच्चों उन्होंने फर्दर इंक्रीज किया पार्लियामेंट्री कंट्रोल को ओवर द कंट्री अफेयर्स, एंड जो कंपनी की अथॉरिटी थी बच्चों वो क्या करती थी, वो रिक्रूट करती थी अपने ऑफिशियल्स को एंड सीज करती थी एंड अपॉइंट करती थी टू ऑल द पोस्ट वाज थ्रोन ओपन द कंपटीशन। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विस उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि वो इनैक्ट कर पाए लॉ को ऑफ द इंडियन सब्जेक्ट्स विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल। और इन सारी चीजों को करने के लिए किस चीज का कंसेंट चाहिए, उनको कंसेंट चाहिए था गवर्नर जनरल का। देन आता है बच्चों आपका सिविल सर्विस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने स्टार्ट किया था सिविल सर्विस को बहुत ही इफेक्टिवली ताकि वो एडमिनिस्टर कर पाए कंपनीज के टेरिटरीज को इन इंडिया। नाउ उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को ऑफ द ऑफिशियल्स, एंड उन्होंने रेज भी करी उनकी सैलरीज एंड प्रमोशंस करने को भी बोला टू सीनियोरिटी, राइट, प्रमोशन होते तो आप सीनियर बनते हो, तो उन्होंने वो वाली चीज भी बोली। Many bright young men got attracted to it, और बच्चों बहुत सारे ऐसे यंग मैन थे जो कि इससे अट्रैक्ट भी हुए। सो टू these civil servants, Lord Wellesley set up the Fort William College at Calcutta। तो बच्चों तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड वेलेंसली ने एक क्या कर दिया, कॉलेज को स्टैब्लिश भी कर दिया था, कहाँ पे बच्चों, कोलकाता में इन 1801, और उस कॉलेज का नाम क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता। नाउ द ईस्ट इंडिया कॉलेज इन इंग्लैंड वाज अनदर इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा और एक इंस्टीट्यूशन को खोला गया जो कि ट्रेन करता था यंग रिक्रूटर्स को। नाउ टिल 1853 जो सिविल सर्वेंट थे बच्चों, दे वर नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो बच्चों सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट कौन करते थे, वो करते थे कंपनी के डायरेक्टर्स। बट आफ्टर 1853 सिविल सर्वेंट्स बिगिन टू सिलेक्टेड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे। सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर इंडियंस टू गेट सिलेक्टेड, इसी वजह से इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था सेलेक्ट करने के लिए। नाउ ऐसा क्यों था, दिस वाज बिकॉज जो एग्जामिनेशन था बच्चों वो हमेशा लंदन में होता था, एंड बहुत ही कम इंडियंस होते थे जो कि अफोर्ड कर पाते थे वहां तक ट्रैवल करना। द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन वो इंग्लिश ही था, एंड जो कि फॉरेन लैंग्वेज हुआ करता था, एंड इंडियंस उनको नहीं समझ पाते थे। द मैक्सिमम एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो बहुत ही कम था। तो इन तीनों ही रीजंस की वजह से जो इंडियंस है वो बहुत ही कम सिलेक्ट हो पाते थे। देन आता है बच्चों आर्मी। सो बच्चों द ब्रिटिश नीडेड अ लार्ज आर्मी, ब्रिटिश को बहुत ही लार्ज आर्मी की जरूरत थी। सो अ कॉन्क्यूर मोर टेरिटरीज, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को कॉन्क्यूर कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए ब्रिटिश टेरिटरीज को फ्रॉम देयर राइवल्स, प्रोटेक्ट कर पाए ट्रेडिंग इंटरेस्ट को ऑफ द कंपनी, एंड सप्रेस कर पाए जितने भी इंटरनल रिवॉल्ट्स है अगेंस्ट द ब्रिटिश उनको। तो बच्चों द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ आर्मी सोल्जर्स, जिसमें कि आर्मी में कौन कौन थे बच्चों, इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे जिनको सेपियर्स के नाम से जाना जाता था, एंड इट इज दी एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ द हिंदी वर्ड सिपाही। और बच्चों ये क्या है, ये जो आपका सेपियर्स है वो आप रिलेट कर सकते हो किससे बच्चों, हिंदी वर्ड सिपाही से। मैनी ऑफ देम वर ओरिजिनली फार्मर्स, मैनी ऑफ देम क्या थे बच्चों, ओरिजिनली फार्मर्स थे, किसान थे, बट दे वर कीन टू ज्वाइन द आर्मी, लेकिन वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वो कंपनी की आर्मी को ज्वाइन करे, क्योंकि उस टाइम पे इसको बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशन भी माना जाता था। मोस्ट जो सेपियर्स थे उनको रिक्रूट किया जाता था फ्रॉम द एरियाज एट द प्रेजेंट इंक्लूडेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मतलब इन तीनों जगह से सबसे ज्यादा सेपियर्स को या फिर सिपाही को क्या किया जाता था बच्चों, रिक्रूट किया जाता था। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे बच्चों वो कमांड करते थे सेपियर्स को। Now the highest position which was held by the Indian was the सूबेदार। तो बच्चों हाईएस्ट पोजीशन होती थी उस टाइम पे सूबेदार की, एंड जो ब्रिटिश आर्मी होती थी वो बहुत ही वेल ट्रेन्ड होती थी और डिसिप्लिन्ड फोर्स हुआ करती थी। जो सेपियर्स होते थे वो आर्म्ड होते थे विद मस्केट्स, एंड दे वर पेड अ रेगुलर सैलरी, और उनको रेगुलर सैलरी भी दी जाती थी। जो सेपियर्स थे दे वर जनरली लॉयल, बहुत ज्यादा लॉयल थे वो किसके लिए बच्चों, ब्रिटिश मास्टर्स के लिए। हाउएवर दे कुड नॉट शेड देयर कास्ट एंड रिलीजन आइडेंटिटी, लेकिन वो अपने जो कास्ट या फिर रिलीजन की जो आइडेंटिटी है उसको शेड नहीं कर पाते थे। द ब्रिटिश फाउंड दिस आउट इन 1857 व्हेन द सेपियर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द कंपनी। और बच्चों ब्रिटिश को ये बारे में कब पता लगा, उनको पता लगा 1857 में, जब सेपियर्स ने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट द कंपनी, एंड
कौन सा रिवॉल्ट था उसके बारे में हम बाद में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पुलिस सिस्टम के बारे में। सो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने फॉर्म कर दिया था रेगुलर पुलिस फोर्स को, ताकि वो मेंटेन कर पाए लॉ को एंड ऑर्डर को इन दी ब्रिटिश टेरिटरीज फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे बच्चों उनको डिवाइड कर दिया गया था थानास के अंदर, एंड each of which was put under the charge of दरोगा। और बच्चों उनको चार्ज कौन करता था, उनको देखभाल कौन करता था, तो दरोगा किया करते थे। द विलेज पुलिसमैन वो चौकीदार बन गए, एंड इन 1791 अ पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसको क्रिएट किया गया, एंड लेटर पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट इसको भी क्रिएट किया गया। एज इन द आर्मी ओनली यूरोपियंस वर एलिजिबल फॉर द हायर पोस्ट। तो बच्चों आर्मी में जो हायर पोस्ट हुआ करते थे उसके लिए सिर्फ यूरोपियंस ही एलिजिबल हुआ करते थे इन द पुलिस सर्विस। नाउ बच्चों जो पुलिस है बहुत ही इफेक्टिव फोर्स था अंडर द ब्रिटिश, एंड इट सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग मेजर क्राइम्स। और बच्चों इसकी वजह से बहुत सारे मेजर क्राइम्स को भी रिड्यूस होते हुए देखा गया। वन ऑफ देम बिंग ठगी। देन आता है बच्चों जुडिशरी। सो बिफोर द ब्रिटिश जो इंडियंस थे बच्चों वो फॉलो करते थे लॉज को विच वाज बेस्ड ऑन द लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इन द बिगनिंग अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश है उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया था विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो उन्होंने डिसाइड किया दैट ब्रिटिश लॉ वुड अप्लाई ओनली टू द यूरोपियंस। और उन्होंने डिसाइड किया कि जो ब्रिटिश का लॉ है वो सिर्फ यूरोपियंस पे लागू होना चाहिए, वो इंडियंस पे नहीं होना चाहिए। बट हाउएवर द एग्जिस्टेंस ऑफ टू सेट ऑफ लॉज क्रिएट कंफ्यूजन, क्योंकि अगर क्या होगा एग्जिस्टेंस होगा दो सेट ऑफ लॉज का तो लोगों के अंदर ही कंफ्यूजन क्रिएट होगी। द बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1793 वो स्टेट हुआ दैट जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन रिटन लॉज, की मतलब कोई भी अगर हम जस्टिस कर रहे हैं तो वो रिटन लॉ के बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलेशंस के बेसिस पे होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एज ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशंस। तो बच्चों सम ऑफ द इंडियन ट्रेडिशंस वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे इंडियन ट्रेडिशंस थे जिनको लॉज के फॉर्म में लिखा गया एंड रेगुलेशन के फॉर्म में उसको लिखा गया। नाउ दिस मेड लॉज यूनिफॉर्म एंड ईजियर टू इन्फोर्स। इसी वजह से जो लॉज है वो यूनिफॉर्म होते चले गए और उनको इम्पोज करना भी ईजी हो गया, राइट, एनफोर्स करना भी बहुत ज्यादा ईजी हो चुका था। वॉरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस गिव अ प्रॉपर शेप टू द जुडिशियल सेटअप। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने प्रॉपरली शेप किया किसको, जुडिशियल सेटअप को, एंड उन्होंने सेटअप भी किया सिविल कोर्ट्स को जैसे कि दीवानी अदालत एंड क्रिमिनल कोर्ट्स को एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल। इन 1833 अ लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड। उसके बाद क्या किया गया बच्चों, 1833 में एक लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया ताकि वो कॉडिफाई कर पाए इंडियन लॉज को। नाउ उसके बाद इसको कंपाइल किया गया विद द इंडियन पीनल कोड, जिसको आप आज के टाइम पे जानते हो आईपीसी के नाम से, एंड स्टैब्लिश भी कर दिया गया प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ को। नाउ इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब ये होता था कि इक्वालिटी होगी बिफोर द लॉ एज द रूल ऑफ लॉ। इट मीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इट प्रोफेस द आइडिया ऑफ वन लॉ फॉर ऑल। उसके बाद बच्चों इसने क्या किया, इसने प्रोफेस भी किया बहुत एक आइडियोलॉजी को जो कि था वन लॉ फॉर ऑल, मतलब कि सबके लिए एक ही लॉ हुआ करेगा। नाउ दिस हाउएवर वाज रियली प्रैक्टिस, लेकिन इसको बहुत ही रियली ही प्रैक्टिस किया गया। द यूरोपियंस एंड इंडियंस कंटिन्यू टू बी ट्राइड इन सेपरेट कोर्ट्स, क्योंकि जो यूरोपियंस थे और जो इंडियंस थे उन्होंने अभी भी ट्राई किया कि वो क्या करेंगे, वो सेपरेट कोर्ट ही अपने रखा करेंगे। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। सो बच्चों जो ब्रिटिश है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया बहुत सारे अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ऑन द रीजनल बेसिस एंड ऑन द अदर कंसिडरेशंस एज वेल। नाउ बच्चों इसमें इंक्लूड होते थे आपके ईजादारी, उसके अलावा परमानेंट सेटलमेंट ऑन द बंगाल, Rayotwari system and the Mahalwari system. All these systems proved to be more useful to big landlords than peasants. तो बच्चों जितने सारे आपने ये systems देखे वो प्रूव भी हुए कि वो ज़्यादा यूजफुल है to big landlords and the peasants, right? तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। देन आपके पास यहाँ पे एक केस स्टडी है जो कि आपको दी गई है रीजनल फोकस तमिलनाडु के बारे में। तो आपको अच्छे से इस केस स्टडी को रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं आप उनको मार्क भी करेंगे, राइट। सो बच्चों इसी के साथ हमारा एक चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इसे अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। I'll meet you in your next class with your next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.